नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज का अपना टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य। कक्षा 10वीं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और आज हम माध्य की अन्य दो विधियाँ कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि का अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं इस प्रश्न को करवाने से पहले आपको ये बता दूं कि इससे पहले हम जो वीडियो आपके सामने लेकर आए थे उस वीडियो में हमने इस प्रश्न को किया था, लेकिन वो प्रश्न प्रत्यक्ष विधि से किया था। तो आज हम बताएंगे कि आज की जो दो खास विधियां हैं, पहली जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है कल्पित माध्य विधि और दूसरी पद विचलन विधि। तो उसी प्रश्न को हम करेंगे कि कल्पित माध्य विधि से करें, चाहे वो पहले वाली जो विधि थी उससे करें या तीसरी विधि से करें, किसी भी विधि से प्रश्न करने पर माध्य यानी जो उत्तर में हमें जो माध्य प्राप्त होगा उस माध्य में थोड़ा सा भी फर्क नहीं होगा, माध्य वो समान ही रहेगा। तो हम समझेंगे कि अब सर ये जो अगली दो विधियां हैं उनका प्रयोग आखिर क्यों करते हैं। देखिए, इन विधियों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि जब हमने इस प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि से सरल किया था तो हमें कहाँ पे ये प्रश्न है वो थोड़ा कठिन लगा। पहले वहाँ तक चलते हैं। देखिए, विधि में ज़्यादा बदलाव नहीं है, उसी विधि से चलना है जो हमने इससे पहले वीडियो में आपको प्रत्यक्ष विधि बताई थी, उसी विधि से हमें चलना है। और कहाँ पे इस विधि को चेंज करना है उसे ध्यान से देखें और समझें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो अब आपको क्या करना है इस प्रश्न में, इसी तरह से आगे बढ़ने के बाद हमने ये समझाया था आपको कि सबसे पहले अगर हमें माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि माध्य आखिर किन संख्याओं का करना है। क्योंकि यहाँ देखिए, ये जो भार दिया गया है 40 से 50 किलोग्राम में है, यानी 40 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम के जो सारे के सारे छात्र हैं वो इस वर्ग अंतराल में रखे गए हैं। और ऐसे कितने छात्र हैं? 10। तो ये जो छात्रों की जो संख्या 10 है ये इस वर्ग अंतराल की आवृत्ति को दर्शाता है कि इस वर्ग अंतराल के अंदर 10 जने शामिल हैं, इसके अंदर 25 जने शामिल हैं, तो इसकी ये आवृत्ति हो गई। तो ये तो हमें आवृत्ति दी गई है, यानी f का मान है। ये तो यहाँ पे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। f के साथ हमें ज़रूरत है संख्याओं की जिनका हमें माध्य ज्ञात करना है, मतलब x का। तो ठीक है, चलिए वर्ग अंतराल है लेकिन यहाँ x है नहीं, तो वही जिस इससे पहले वीडियो हमने समझा था कि x का मान ज्ञात करना हमने सीखा था। कैसे किया था x का मान? तो मैंने बताया था आपको कि वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर उसका आधा करेंगे। चलिए 40 और 50 90 हो गए, 90 के आधे हमने कर दिए, ये हो गए 45। फिर मैंने क्या किया था, 50 और 60 को जोड़ा 110, 110 का आधा किया, ये हो गया 55। मैंने बताया कि 1 2 को इसी प्रकार से करते रहें, लेकिन अब जब आपको लगे कि सर ऐसे हम निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ेंगे फिर उसका आधा करेंगे तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, संख्याएं बड़ी हो जाएगी। तो वहाँ आपको क्या करना है, 1 2 को इसी प्रकार से किया, जोड़ जोड़ के आधा करना है। फिर आपको ये देखना है कि ये जो मान आया इसका निम्न सीमा के साथ क्या संबंध बन रहा है। 1 2 को आप ऐसे करोगे, अगर आप सारे संख्याओं को इस प्रकार से करते रहोगे जोड़ जोड़ के आधा, तो गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन ज़्यादा समय ना लगे इसके लिए 1 2 इस प्रकार से करें। फिर देखें कि निम्न सीमा से ये कितना ज़्यादा हो रहा है, तो निम्न सीमा से ये 5 ज़्यादा हो रहा है। 40 से 45 5 बढ़ गया, इसमें 50 से 55 इसमें भी 5 बढ़ गया। इसका मतलब आगे भी जब हम जोड़ जोड़ के आधा करेंगे तो वो निम्न सीमा से 5 ज़्यादा हो जाएगा। तो बताइए यहाँ कितना बन जाएगा? 65, एकदम सही। यहाँ कितना बन जाएगा? ये 75। यहाँ कितना बन जाएगा? 85। और यहाँ कितना बन जाएगा? 95। ये चलिए, ये हमने x का मान ज्ञात कर दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया था कि सर ये x के जो मान आए हैं और ये इनकी जो आवृत्ति आई है, मतलब यहाँ 45 है वो 10 बार है, 55 है वो 25 बार है, और जितनी बार है उससे हम उनको गुणा करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखें, प्रत्यक्ष विधि में हमने इनका गुणा किया था, लेकिन हम यहाँ देखिए 45 को यदि मैं 10 से गुणा करता हूँ तो 450, कोई दिक्कत नहीं।
55 को यदि मैं 25 से गुणा करता हूँ तो हमें भी पता है कि यहाँ पे गुणा करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन यहाँ जो गुणा करेंगे उसमें समय ज़्यादा लगेगा। ये नहीं है गुणा में आता नहीं है, गुणा हम कर सकते हैं, लेकिन समय यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, यहाँ भी ज़्यादा समय लगेगा और यहाँ पे भी ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ देखें, जब भी आपको ये प्रश्न आए, चाहे किसी भी विधि से करना हो, इतना तो करना है ही हर विधि में। अब आगे जो ये गुणा आएगा f और x का, यदि वो गुणा आपको थोड़ा कठिन लगे तो फिर उस गुणा को छोड़कर हम दूसरी विधि में बढ़ेंगे। अब देख, गुणा छोड़ दिया हमने, अब दूसरी विधि में जब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे वो ध्यान से देखें। अब हम विधि बढ़ रहे हैं, वो विधि है अपनी कल्पित माध्य विधि। और क्या करना है आपको, इस x में ही बदलाव करना है। वर्ग अंतराल से x प्राप्त किया, f जो बारंबारता आपको दी गई इसके साथ में, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है आपको इस x के अंदर बदलाव करना है। और क्या बदलाव करना है वो ध्यान से देखें। सबसे पहले इस सारणी से आपको हटकर अलग से एक लाइन लिखनी है। माना कि कल्पित माध्य, यानी हमें यहाँ पे कल्पना करनी है, कुछ न कुछ मान अपने मन से रखना है। माना कि कल्पित माध्य, और उस कल्पित माध्य को a से दर्शाना है। ध्यान से देखें, ये जैसे x है उसे कल्पित माध्य मानना है, उसे a से दर्शाना है। वो कल्पित माध्य से x के जो मान है उसी के अंदर आपको ढूंढना है, यहीं पे आपको मिलेंगे। और क्या कौन सा मान लेंगे, अब देखें, कल्पित माध्य है वो इन्हीं मानों में से किसी एक मान को आपको चुनना है और वो लगभग इन संख्याओं के बीच में होना चाहिए। लगभग, बाकी तो सब सही है, लेकिन लगभग बीच में लेंगे तो संख्या हमें है वो थोड़ी संख्या है वो ऐसी प्राप्त होगी जिनसे हमें वो गुणा करने में ज़्यादा दिक्कत और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे गुणा में ही दिक्कत हुई, गुणा हम कर सकते हैं लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है, इसलिए गुणा को छोड़ना है। ध्यान रखें, वहाँ पे जो हमने गुणा किया था f और x को गुणा किया था, fx आया था, उस गुणा को ही छोड़ना है। बाकी काम तो वही है, गुणा को छोड़कर x से अंदर से x के जो भी मान है उसके अंदर से हमें कल्पित माध्य a लेना है और लगभग बीच में हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो संख्याएं हैं वो 6 संख्याएं हैं, तो लगभग बीच में 65 और 75 दोनों आ रहे हैं। तो आप 65 अगर लोगे तो भी सही होगा, 75 अगर लोगे तो भी सही होगा। तो हमने यहाँ पे 75 ले लिए, चलिए मान लिया 75 ले लिए, ये हमने कल्पित माध्य लिया है। अब आपको क्या करना है कि हमें ये पता है सर कि इन दोनों का जो ये गुणा हो रहा था, इस गुणा में ही हमें दिक्कत हुई थी। अब गुणा में दिक्कत क्यों हुई, क्योंकि ये संख्या थोड़ी बड़ी है। अगर हम इन संख्याओं को छोटी कर दें, ध्यान से देखें, अगर हम इन संख्याओं को छोटी अगर कर देंगे तो हमें गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही हम अटके थे, इसीलिए हमने इस विधि को चेंज करके हम अगली विधि में पहुंच गए कि सर अगर ये संख्याएं छोटी हो जाए, क्योंकि इन्हीं में बदलाव करना है, बारंबारता वाली पद में तो बदलाव करना ही नहीं है। अगर ये थोड़ी छोटी संख्या हो जाए तो फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इन संख्याओं को छोटी कर रहा हूँ। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि आखिर किसी भी संख्या को छोटी करने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं। तो हम छोटी क्लासों से ये पढ़ते आए हैं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। इनमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो संख्याओं को छोटी कर सकती है, तो जोड़ संख्याओं को छोटी नहीं करती, जुड़ने के बाद संख्या बड़ी होती है। गुणा ये भी संख्याओं को बड़ी करता है, लेकिन बाकी और भाग ये संख्याओं को छोटी करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा जाए तो क्या पढ़ा, बाकी, जोड़, भाग, जोड़ और गुणा तो बड़ी करती है, छोड़ दो, छोटी करनी है संख्याओं को। तो ये बाकी है वो संख्याओं को छोटी करती है, भाग को बाद में देखिए। अभी हमें बाकी करनी है, यानी यहाँ पे घटाव करना है। अब क्या घटाव करना है वो देखिए। तो अब हमें ये जो हमने कल्पित माध्य a लिया, इस a को x के सभी मानों में से घटाना है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े मान हो। यानी x का ये जो मान पड़ा है इसमें से हमें a को घटाना है। ध्यान रखें, x के ये जो भी मान पड़े हैं उसमें से a को घटाना है। a कहाँ से लिया, x में से लिया, लगभग बीच वाला मान, उसे x के सभी मानों में से घटाना है। 45 माइनस 75, 55 माइनस 75, 65 माइनस 75, 75 माइनस 75। तो इसी प्रकार से घटाना है, चाहे उत्तर माइनस का आए चाहे प्लस का आए। चलिए यहाँ पे चलते हैं, 45 और माइनस कर दिया हमने 75। तो अब देखेंगे हम कि सर इसमें से ये माइनस नहीं हो रहे हैं। जब भी मैंने बताया छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस यानी घटती हुई नज़र नहीं आए तो उसका उत्तर आएगा माइनस का, और फिर वापस बड़ी में से छोटी को घटा देंगे तो ये आ गए माइनस के 30। अब सोचिए
पहले हमें 45 को 10 से गुणा करना पड़ता था, वो गुणा नहीं मतलब हो रहा था लेकिन ज़्यादा समय लग रहा था इनके गुणा में, इसलिए हमने इसी संख्या को थोड़ी छोटी कर दी। अब देखिए यहाँ पे 55 माइनस करेंगे 75 तो ये माइनस के हो गए 20। फिर आगे बढ़ते हैं 65 माइनस करेंगे 75 ये माइनस के हो गए 10। 75 माइनस करेंगे 75 ये हो गए 0। 85 माइनस करेंगे 75 ये हो गए 10। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि 85 में से 75 घट रहे हैं। 95 और माइनस करेंगे 75 ये हो गए 20। अब सोचिए ये जो मान नए आए हैं वो नए मान x में हमने बदलाव किया इसीलिए मान आए, इसलिए इनका जो नाम है वो हमने मान दिया नाम d। ध्यान रखें, जैसे हमें x में से a घटाया इसका नाम हमने दे दिया d, इसे d से हमें दर्शाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दर्शाने के बाद वही वापस f को x से गुणा करते थे। अब x में बदलाव करने के बाद जो ये d आया इसे f से गुणा करना है, क्योंकि हम अटके कहाँ थे, ये गुणा में ही हमने रोका था। ये जो गुणा है वो हमें थोड़े कठिन लगे तो गुणा में रुककर हमें x में ये बदलाव किया और बदलाव करने के बाद जो आया उसे ही गुणा करना है। पहले f को x से गुणा करते थे, वो प्रत्यक्ष विधि होती थी। अब f को d से गुणा करना है, वही क्रम है। वापस f को ये d से हमने गुणा कर दिया, ये fd बन गया, वही गुणा। देखते हैं पहले से सरल गुणा है या नहीं। चलिए 10 को इससे गुणा करेंगे, ये माइनस के 300। देखते हैं ज़्यादा समय लगता है या कम समय लगता है। 25 को फिर माइनस 20 से गुणा करेंगे, माइनस तो है ही, 25 दुए हो गए ये 50 और ये 0 लगना है ही, माइनस के 500। 28 को यहाँ गुणा करेंगे, माइनस के 28 एकम 28 और ये 0 लग गया वापस। 12 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 आएगा और 15 को यदि मैं 20 से गुणा करूंगा ये 300 आएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो पहले हमने f और x को गुणा किया था उस गुणा के अगर तुलना में देखा जाए तो यहाँ हमें कम समय लगा है। तो समय कम लगे, विधि सरल हो जाए, इसीलिए हमने दूसरी विधि का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। चलिए ये कर दिया। अब करने के बाद देखिए कि थोड़ा अलग, यहाँ वह fx था, यहाँ पे fd हो रहा है और ये fd जो हो रही है यही अपना योग है। ध्यान रखें यही योग है, ये जो संख्याओं का योग हो रहा था अब इनका हम टोटल योग करेंगे। वहाँ fx का करते थे क्योंकि संख्याओं की हमें जोड़ की ज़रूरत थी, क्योंकि राशियों का कुल योग चाहिए पहले हमें, तो योग ये fd, पहले fx योग होता था अब योग fd होता है। ध्यान रखें अब इनका हमें योग ज्ञात करना है। ये जो माइनस के जो नंबर है उनका योग आपस में योग हो जाएगा, ये प्लस के नंबर है इनका आपस में योग हो जाएगा और फिर माइनस वाले और प्लस वालों का आपस में योग करेंगे। तो हमें पता है कि अगर माइनस के नंबर ज़्यादा हैं तो प्लस वाले नंबर घट जाएंगे, माइनस का योग बचेगा। अगर ये प्लस वाले ज़्यादा होंगे और माइनस वाले कम होंगे तो माइनस वाला घट जाएगा और प्लस वाला योग बच जाएगा। यानी इन सारे नंबर्स का हमें योग जो भी हो रहा है वो करना ही करना है। चलिए अब जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ माइनस के हो गए 800, यहाँ पे हो गए माइनस के 1080। ध्यान रखें माइनस के 1080 हो गए, इनको छोड़ दो, 0 को जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ प्लस के हो गए 400। अब यहाँ तो 1080 प्लस के 400 हैं केवल, तो प्लस वाले 400 निकल जाएंगे इसमें से और यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा माइनस के 680। ये देखिए हमने योग कर दिया। अब वही काम वापस, वहाँ जहाँ योग fx होता था वहाँ fd हो गया, ठीक है। फिर वापस सोचिए कि उसमें बट्टा के नीचे क्या होता था, सिग्मा f होता था, क्योंकि सिग्मा f क्या है, राशियों की संख्या। तो वहाँ पे भी वही सिग्मा f ही करेंगे। ये रहा सिग्मा f यानी राशियों की संख्या। ये देखिए अब हम इन राशियों की संख्या ज्ञात कर देंगे और इनका योग भी कर देंगे। कितना हुआ देखो, 28 और 12 ये हो गए अपने कितने 40, ये हो गए 50, 50 हो गए, या छोड़ दे ये हो गए 60। अब इनको छोड़कर अब इन दोनों को जोड़े, ये हो गया 40, तो 60 ये थे, 40 ये हो गए, तो कितने हो गए 100। अब देखिए उत्तर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। ध्यान रखें उत्तर वही जो पहले था, उत्तर नहीं बदलेगा, यहाँ केवल विधि चेंज हुई। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम माध्य करेंगे और माध्य के लिए लिखेंगे सूत्र। बताइए इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने सूत्र लिखा था सिग्मा fx, यहाँ पे आएगा सिग्मा fd। ध्यान से देखिए ये रहा fd लास्ट में, f और d को गुणा कर दिया। पहले f को x से गुणा करते थे, यहाँ पे अब f को d से गुणा कर दिया, इतना ही फर्क है और कोई नहीं। बट्टा में वही सिग्मा f। अब देखिए अब अगर आप कहोगे सर ये तो सूत्र वही हो गया तो सर बदलाव क्या इसमें, लेकिन थोड़ा सा देखें हमने यहाँ देखिए ये देखना है कि सारणी में आपने कौन सा काम है वो अलग किया, कि सर हमने काम ये अलग किया। पहले गुणा तो पहले भी करते थे, गुणा अब भी किया। अलग काम ये किया कि जो ये x के मान थे उसमें से -a किया। अब मतलब -a करने से संख्याओं का मान है वो कम हो गया।
अगर संख्याओं का मान कम हुआ मतलब माध्य जो आएगा उसका मान भी कम हो जाएगा, लेकिन हमें तो माध्य का मान कम करना नहीं है, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, मान वही होना चाहिए जो पहले था, मान चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर यह सारणी में हमने -a किया, संख्याओं को कम किया, तो माध्य में जाकर वापस ऐसा काम करो कि वो कम हुआ मान वापस ज़्यादा हो जाए। मतलब -a है तो यहाँ हम कर देंगे +a, बस सूत्र में यही बदलाव है और कोई बदलाव नहीं। सिग्मा FD बट्टे सिग्मा F प्लस a किया, ये +a कर दिया वापस, बस ये सूत्र हो गया। अब सूत्र में रखेंगे हम मान, सिग्मा FD का मान -680, फिर बट्टे में सिग्मा F का मान 100, फिर यहाँ प्लस a का मान यहाँ पे 75। चलिए ये हो गया, यहाँ पे सरल करते हैं। अब इन बट्टा को पहले सरल करना, ध्यान, इसको प्लस को अलग है, अलग करेंगे बाद में। ये 0 से ये 0 कट गया। अब ध्यान से देखें, मैंने बताया था आपको कि अगर बट्टा के नीचे 10 या 100 या 1000 बचते हैं तो उसके जितने 0 नहीं कट रहे हैं, जितने 0 इकाई के अंक से उतने ही अंक और क्या लगाएंगे, दशमलव पॉइंट लगाएंगे। अब 10 देखो यहाँ एक 0 है तो यहाँ पीछे वाले एक अंक को देकर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6.8, फिर प्लस यहाँ पे कितने हैं 75। अब देखिए इसमें हम देखेंगे एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, यानी यहाँ पे जोड़ तो नहीं होगी, बाकी होगी, हमें दिख रहा है खुला। तो बाकी में भी क्या होगा, 75 ज़्यादा है और माइनस के 6.8 ये कम है, तो ये हमें घटाना है। लेकिन यहाँ पे घटाने के लिए अब देखिए, जो संख्या हमें घटानी है वो दशमलव की है। अगर कभी दो संख्याओं की जोड़ या बाकी हो और उसमें एक संख्या यदि दशमलव की हो तो दूसरी भी दशमलव की होनी चाहिए, क्योंकि अगर दशमलव नहीं होगा तो ये बाकी करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब दिक्कत नहीं हो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव है तो जिस संख्या में दशमलव नहीं होता और उसमें भी यदि हमें दशमलव लगाने की, अगर मन से लगाने की ज़रूरत पड़े तो हमेशा उस संख्या के पीछे दशमलव लगाना है। ध्यान रखें, अब ये पीछे दशमलव लगाने से ये पहले भी 75 था, अब भी 75 ही है। तो दशमलव इसलिए लगाया क्योंकि इसमें दशमलव है, इसलिए यहाँ लगाया दशमलव। अब देखिए दशमलव के पीछे एक अंक है, पीछे वाला अंक देखना है, पीछे एक अंक तो एक लगा देंगे 0। अब हमें घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब घटाना शुरू करेंगे पीछे से, ये 75 बड़ा है ना, यहाँ से घटाना शुरू करेंगे, यहाँ अंक लेंगे, 0 में से 8 नहीं जा रहा है, यहाँ से लिया 10, ये 10 में से 8 गए, ये बच गया 2, फिर क्या आया, दशमलव आ गया। अब यहाँ से 1 देने के बाद यहाँ कितना बचा, 74। अब 74 में से ये आगे वाला 6 है वो हम घटा देंगे, ये आ गया 68.2। अब ये 68.2 आया, ये इस प्लस वाले में से बचा, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ये अपना मिल गया माध्य। तो आप खुद इससे पहले वीडियो में जाकर मिलान कर दें, यही प्रश्न था और उसका माध्य 68.2 था और यहाँ पे भी 68.2 है। तो इस प्रकार से ये हमने विधि कर दी, कल्पित माध्य विधि। अब इसी प्रश्न को हम तीसरी विधि जो हम पढ़ेंगे अब, पद विचलन विधि। अब इसी प्रश्न को हम पद विचलन विधि से करने की कोशिश करेंगे। तो पद विचलन विधि से करने के लिए भी मैं ये बता दूं कि विधि की जो शुरुआत होगी वो वैसे ही होगी जो प्रश्न हम पहले करते थे, क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता लगाना जरूरी है कि हमें माध्य आखिर किसका ज्ञात करना है। तो माध्य जो ज्ञात करना है उसमें मैंने बता दिया आपको, ये जो छात्रों की जो संख्या है ये तो दर्शाती है इस वर्ग अंतराल की आवृत्ति को, और ये आवृत्ति जो है इसका हमें माध्य नहीं निकालना है। मतलब माध्य जो निकालना है वो इसी वर्ग अंतराल के अंदर है, और उन संख्याओं को सबसे पहले हम जो दर्शाते थे उसे हम x के रूप में दर्शाते थे। चलिए तो सबसे पहले हमें वही x ज्ञात करना है। अभी हमने ज्ञात किया था और कैसे ज्ञात किया था वो हमें पता है, तो आप खुद करना सीखें, जोड़ जोड़ के आधा करना है। अब देखिए पहली विधि जो प्रत्यक्ष विधि थी उसके लिए हमने यहाँ पे f और x को गुणा किया था, लेकिन यहाँ पे हमें गुणा थोड़ा कठिन लगा, इसलिए हम दूसरी विधि में जाएंगे। ध्यान रखें, पहली से पहुँचेंगे दूसरी में, दूसरी से पहुँचेंगे तीसरी में। अब दूसरी में पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, वही यहाँ पे लिखेंगे वापस। ध्यान रखें, पहली से दूसरी में पहुँचना है, दूसरी से तीसरी में पहुँचना है। माना कि कल्पित माध्य, अब हम ये नहीं कहना है कि सर ये कल्पित माध्य विधि हो गई, नहीं, जहाँ पे रुकना है वहाँ रुकेंगे। माना कि कल्पित माध्य ए, वही इनके बीच वाला मान लगभग 65 या 75 कोई भी, तो हमने 75 ले लिया, 65 लोगे तो भी गलत नहीं होगा, सही ही होगा। फिर क्या करना है, इसी ए को
x में से घटाना है, मैंने बताया ना ये गुणा हमें कठिन लगा तो हम इस नंबर को थोड़ा कम करेंगे। तो ये x में से मैंने a को घटाया और उसे d का नाम दिया, बराबर में d लिख दिया, इसे नाम दे दिया d। अब देखिए वही घटाना शुरू करेंगे। 45 में से 75 घटाया था हमने, फिर आया था -30, फिर 55 में से ये घटाया, ये -20, फिर 65 में से इसको घटाया -10, 75 में से 75 को घटाया 0। हमेशा ध्यान रखें इन्हीं नंबर में से ए को घटाना है, ये ध्यान रखें, ये ए का मान है वो इनमें से घटाना है, माइनस में उतरा आए, फिर ये घटा दिया 10 और ये घटा दिया 20। अब देखिए ये करने के बाद हमने क्या किया था, दूसरी विधि के अंदर, कल्पित माध्य विधि के अंदर हमने f को d से गुणा किया था, f को d से गुणा किया था। लेकिन अब हमें क्या करना है कि x से ये a घटाने पर, इन छोटी संख्या करने पर हमें d प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, गुणा नहीं करना है, f और x को गुणा वहाँ करना छोड़ दिया था, पहली विधि में fx को गुणा किया था, यहाँ पे fx गुणा नहीं किया था कल्पित माध्य विधि में, वहाँ कल्पित माध्य में f को d से गुणा किया था। अब हमें क्या करना है, इस f और d के गुणा को छोड़ना, यही ध्यान रखें। इतनी देर तक हम उसी विधि में चल रहे थे। अब हमें f d गुणा नहीं करना है, f d को गुणा नहीं करना है, और हमें अगली विधि में पहुँचने के लिए एक और चीज़ यहाँ लिखनी है, वो ध्यान से देखें क्या करनी है, उसका नाम है वर्ग माप। ध्यान रखें तीसरी विधि में पहुँचने के लिए वर्ग माप, और उसे h से दर्शाते हैं, वर्ग माप को हाइट से दर्शाते हैं। हाइट मतलब वर्ग माप, यानी वहाँ यहाँ बात किसकी हो रही है, वर्ग की। और मैंने बताया था यहाँ पे वर्ग कहाँ है, यहाँ पे ध्यान से देखें वर्ग है, ये जो ये दिए गए 40 से 50, 50 से 60 ये सब वर्ग है। और हमें इस वर्ग माप देखनी है, मतलब हाइट देखनी है, इस वर्ग की हाइट देखनी है कि ये कहाँ से कहाँ तक गया। तो ये 40 से 50 तक गया, तो जब भी 40 से 50 तक जाएंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी, 10। यहाँ देखें वर्ग माप कितनी हो जाएगी, 10। यहाँ 50 से 60 गए, यहाँ भी वर्ग माप 10। तो ये जो वर्ग माप है सबकी, वो हमने कितनी देखी, 10। तो ये 10 लिखेंगे, वही चीज़, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हमने वर्ग माप h लिखी, हम दूसरी विधि से अब तीसरी विधि में पहुँच गए, जिसका नाम है पद विचलन विधि। ध्यान रखें यही विधि है पद विचलन। तो इतनी देर तक तो वही विधि चल रही थी, ये विधि होगी अपनी पद विचलन विधि। इसे पग विचलन विधि भी कहते हैं, ध्यान रखें, पद विचलन विधि को पग विचलन विधि भी कहते हैं। चलिए इस विधि में आगे हम अब क्या करेंगे, इस वर्ग माप को लेकर हम इस जो ये x से जो d आया, इस d को और छोटा करेंगे। तो वही बात वापस, चार चीज़, जोड़ को गुणा को छोड़ दो, बाकी हमने कर दी है, बच गया क्या, भाग। तो भाग करके हम संख्याओं को और छोटा करेंगे। अब भाग किसका, ये जो वर्ग माप h आई 10 आया, इस 10 का हम इस d वाले मान में भाग देंगे। अब ध्यान से देखें, d वाले मान में हमें भाग देना है। ये जो हमें d का मान प्राप्त हुआ, ध्यान से देखें, इसमें h का भाग देंगे, इस h का d में भाग दे देंगे। अब देखिए x में से a घटाया, नया मान प्राप्त हुआ, d से दर्शा दिया। अब d में इस h का भाग देंगे, हमें और नया मान प्राप्त होगा, उसे u से दर्शा देंगे। देखिए आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा कि बार बार x हो रहा है, फिर d हो रहा है, फिर u हो रहा है, लेकिन अगर हम इसे लगन से अगर समझेंगे और इसे बार बार अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो अब ये हमें मान है वो बोरिंग नहीं लगेगा। क्योंकि हमें करना क्या है, हमें मान को थोड़ा छोटा करना है, बाकी वही तरीका है, कोई अलग तरीका नहीं। पहली विधि में f को x से गुणा किया, दूसरी विधि में x को चेंज करके फिर f को d से गुणा किया, वही बात। अब d को चेंज करके f को गुणा करना है, गुणा f से ही करना है। चलिए अब हमें h का भाग दे रहे हैं, तो h ये रहा 10, फिर भाग दे देंगे, 10 का भाग सब में दे देंगे। 10 का भाग इसमें दिया 3 बार गया, माइनस तो आगे है। 10 का भाग इसमें दिया 2 बार गया, 10 का भाग इसमें दिया 1 बार गया। 10 का भाग 0 में दिया, 0 में आप किसी का भी भाग दे दो 0 ही आएगा। अगर 10 का भाग मैं 10 में देता हूँ तो 1, और अगर मैं 10 का भाग 20 में देता हूँ तो ये 2। अब देखिए वही चीज़, अब जो मान प्राप्त हुआ वो u प्राप्त हुआ, और वही जो मान प्राप्त होगा उसे हम f से गुणा करेंगे। तो अब हम पहुंच गए अपनी तीसरी विधि में पहुंच चुके हैं। u का मान प्राप्त करते ही अब हम f को u से गुणा करेंगे। पहली विधि में f को x से गुणा करते थे, fx, दूसरी में fd, अब तीसरी में fu। वही x के मान में बदलाव, छोटा मान के कर दिया, कल्पित माध्य लेकर घटा दिया, मान छोटा हो गया। वर्ग माप, इनकी वर्ग माप लेकर उसका भाग दिया, वापस उसमें ये भाग दिया। ये दर्शाने का तरीका भी ध्यान रखें, ये हमें u प्राप्त हुआ, और फिर u आते ही f को गुणा करना है, बस। तो इन विधियों में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वही वापस f का जो मान है उनसे गुणा करना है। ध्यान रखें, इसको गुणा करेंगे ये -30, फिर इसको गुणा करेंगे ये -50। तो गुणा और भी ज़्यादा सरल हो रहा है, ध्यान से देखें, -28, फिर हो रहा है यहाँ पे 0,
अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हो गया 10 एकम 10, फिर 15 को 2 से करेंगे 15 दूए 30। तो देखिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने इसको गुणा कर दिया। और ये वही बात पहली विधि के लिए fx जो आता था उसका योग करते थे, दूसरी विधि में fd आता था उसका योग करते थे, अब तीसरी विधि में fu आया उसका योग करेंगे, वही बात वापिस, और इनका योग कर देंगे तो कितना योग हो रहा है देखते हैं। ये 30, ये 50 और ये 80, ये 28, ये तीनों जो है वो वापस किसके है, माइनस के ही है। तो इनका अगर हम जोड़ करेंगे तो ये 80 हो गए और ये बन गए माइनस के 108, और इनको जोड़ा ये बन गए प्लस के 40, 40 कम है प्लस वाले, तो इन सब का अगर योग करेंगे तो प्लस के 40 है वो निकल जाएंगे, और यहाँ जो बचेगा वो बचेगा अपना कितना, माइनस का 68। अब ध्यान से देखें, एक जोड़ तो ये हो गई, एक योग वही करना है, क्योंकि ये जो सिग्मा एफ यू बनेगा वो सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ डी की जगह पे आएगा, बट्टा में वही चीज़ वापस आएगी सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ अभी हमने ज्ञात किया था इससे अगले प्रश्न में, वही मतलब इनका योग ज्ञात करना है, और योग कितना हो गया 100, इनको जोड़ दें। अब सूत्र लिखेंगे मध्य का, ध्यान से देखें मध्य के सूत्र में क्या बदलाव हुआ, क्योंकि सारणी में बदलाव हुआ तो सूत्र में भी बदलाव होगा, तो सारणी में बदलाव हुआ था, अब वही वापस सिग्मा सबसे पहले और एफ यू, ये देख सिग्मा एफ यू बट्टा में वही सिग्मा एफ। अब ध्यान से देखें अब हमें क्या बदलाव करना है, देखिए पहली विधि में सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ था और कुछ भी नहीं, दूसरी सिग्मा एफ डी था बट्टा में सिग्मा एफ था, तो यहाँ हमने प्लस ए किया था। क्यों किया था प्लस ए, क्योंकि यहाँ माइनस का ए हो रहा है इसलिए प्लस का ए करेंगे। लेकिन तीसरी विधि में अब देखें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता है, इसलिए ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। अब देखिए सारणी में ये काम करते 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 हम यहाँ पे एफ यू पर पहुँच गए। अब सूत्र बनाने के लिए हमें इस एफ यू से वापस ऊपर चढ़ना है। ध्यान से देखें, अगर आपने कुछ भी मन से कर दिया तो गलत हो जाएगा। एफ यू से सीधा ऊपर चढ़ना वापस, और जो हमने काम संख्याओं को छोटा करने के लिए किया था वही काम उसका उल्टा करेंगे और संख्याओं को वापस बड़ा करेंगे, क्योंकि संख्याओं को छोटा करने से या माध्य भी कम हो गया, माध्य को वापस बड़ा करेंगे, लेकिन सारणी में ऐसे वापस ऊपर चढ़ेंगे। ध्यान रखें, तो सारणी में देखिए एफ यू यहाँ पे आ गया, चलो हो गया। तो इससे ऊपर जाते ये स्टेप है, इस स्टेप में हमने क्या किया था कि सर अब इस स्टेप में हमने बट्टा एच किया था, यानी एच का भाग दिया था। तो अब यहाँ क्या करेंगे, एच से गुणा कर देंगे। बस यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए ध्यान रखें कि आप जैसे ही आप सूत्र लिखना हो, सूत्र रटना नहीं है, सूत्र को समझना है और इसी सारणी में वापस ऊपर चढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने इस लाइन को छोड़कर सीधा आप यहाँ चले गए तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ से देखें, यहाँ से सीधा हम ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ते हमने क्या देखा, बट्टा में एच से हो रहा है, भाग दिया था एच से, तो यहाँ एच को गुणा करेंगे। उसी से वापस ऊपर स्टेप चढ़ा, माइनस हो रहा है ए, अब यहाँ करेंगे प्लस ए। तो ज़्यादातर क्या करते हैं बच्चे कि कन्फ्यूज में ऐसे रहते हैं कि दूसरी विधि में क्या था, सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ प्लस ए, तो वो यहाँ क्या कर देते हैं, सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ करके फिर प्लस ए करके फिर एच को गुणा कर देते, तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखें, यहाँ सीधा स्टेप चढ़ने के बाद बट्टा में एच है तो गुणा में एच लिखेंगे, फिर माइनस ए है तो प्लस ए लिखेंगे। इतना ध्यान रखें। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस मान रखना है और अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए मान रखते हैं, सिग्मा एफ यू का मान कितना है, माइनस के 68, ये अपने कितने हैं बट्टा 100, ये इंटू एच कितना है 10, फिर प्लस ए कितना है 75। देखिए विधि चेंज हुई है, उत्तर चेंज नहीं होगा। ये तो गुणा में है तो ये 0 से 0 कट रहा है, वही बात। बट्टा में 10 बच गया, गुणा में 1 का कोई मतलब नहीं, बट्टा में 10 है तो यहाँ पे भाग देना पड़ेगा 10 का। तो मैंने बताया जितने 10 में 100 में 1000 में जितने 0, 21 से उतने अंक, फिर दशमलव लगाएंगे, ये हो गया 6.8 और प्लस में हो गया 75। इनकी जोड़ बाकी करने के लिए, क्योंकि इसमें एक संख्या दशमलव की है तो दूसरी में दशमलव होना चाहिए, पीछे जितने अंक है दशमलव के उतने 0 लगाएंगे, वही घटाना, वही वापस वैसे घटाना शुरू किया। ये 10 में से 2 गए, 8 गए, ये पीछे बच गए 2, यहाँ पे 74 है, 74 में से उधार दे दिया था ना एक, तो 74 में से 6 गए, ये वापस बन गया अपना 68, ये वापस माध्य आ गया 68.2। तो हमने इसी एक ही प्रश्न को अलग अलग विधियों से किया और हर बार उत्तर हमें माध्य हमें वही 68.2 यानी 68.2 प्राप्त हो रहा है। मतलब विधि चेंज करने से उत्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। तो इस प्रकार से हमने माध्य ज्ञात करने की 2 और महत्वपूर्ण विधियाँ पढ़ी। ये कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन विधियों को आप ज़रूर देखें और इन पर आधारित प्रश्नों को करने की कोशिश करें। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।